हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें कि आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके पोस्टुलेट आप लोगों ने देखे, और साथ ही उसके डिमेरिट्स क्या क्या थे, ड्रॉबैक्स जिनको आप कहते हैं वो क्या क्या थे, वो हमने देखे लास्ट सेशन में। आज के सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करते हैं, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो चैप्टर 1 आपका चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि आपने मैटर के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया अलग अलग तरह से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बेसिक एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा, उनके सिंबल्स हमने यहाँ पर देखे, मात्रक क्या क्या है वो हमने पढ़ा। साथ ही आपका साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात हुई थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में रासायनिक संयोजन का जो नियम है उसमें हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा पहला, जो कि लेवोजियर द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा, यानी स्थिर अनुपात का नियम, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी से कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कि जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया था, हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा, यानी कि गुणित अनुपात का नियम जो डाल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देन गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कि गैलुसाक के द्वारा दिया गया था। एवोगैड्रोज लॉ पढ़ा, जो कि एवोगैड्रो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और लास्ट सेशन में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, जो कि डाल्टन के द्वारा दी गई थी, जॉन डाल्टन, जिनका की केमिस्ट्री में आप बहुत बड़ा योगदान पढ़ते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी है। एटम के बारे में जब आप पढ़ते थे तो सबसे पहले आपका जो एटॉमिक मॉडल्स आए या थ्योरीज जो आई, उसमें आपका यही पहला थ्योरी थी जिसमें बताया गया था कि एटम आपका इंडिविजिबल पार्टिकल होगा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। बाद में जो दूसरे मॉडल्स आए उन्होंने इनकी बात को नकार दिया, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने एटम को बोला कि वो डिविजिबल है या उसमें और भी अदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी में पोस्टुलेट दिए थे उनमें सबसे पहला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, second one is atoms of a given element are identical in all respect, that is they possess same size, shape, mass, chemical properties etc. ओके, यानी कि आपका जो एक तत्व के परमाणु होते हैं ना वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं, उनमें जो सारे एस्पेक्ट से या रिस्पेक्ट से वो समान होते हैं। उनमें अगर आप मास की बात करें, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, साइज और शेप की बात करें, तो वो सारे एटम एक समान दिखाई देते हैं। ओके, थर्ड है आपका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज दे पॉसेसेस डिफरेंट साइजेस, शेप्स, मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, यानी कि अलग अलग तत्व लेंगे आप तो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, यानी उनमें भिन्नता देखने को मिलेगी, चाहे आप द्रव्यमान की बात करें, साइज की बात करें, शेप की बात करें, या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। ओके, then atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound. Okay, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में कंबाइन होते हैं और उनके परमाणुओं का एक फिक्स्ड यानी कि निश्चित, सिंपल, साधारण होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात देखने को परमाणुओं का वहां पर मिलता है, और वो उसी में कंबाइन होकर आपका यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने H2O का एग्जांपल लिया था, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, 2:1 का एटम का रेशियो आ रहा है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा H2O के। ओके, और कैसा रेशियो है आपका? सिंपल होल नंबर में आपको रेशियो देखने को मिल रहा है। ओके, इसके अलावा एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके अलावा डाल्टन ने कहा कि एटम को ना तो आप नष्ट कर रहे हो, ना ही आप क्या कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये पूरी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। आज के सेशन में बात करते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की, जिसमें सबसे पहले हम एटॉमिक मास को लेके चलते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। जब आप एक एटम की बात कर रहे हो तो उस एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, उसको ही आप लोग क्या बोलते हो? एटॉमिक मास, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसको आप परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। ओके,
इसको आप एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट में भी मेजर करते हैं। इसके अलावा यूनिफाइड मास यानी यू भी आप इसको बताते हैं। ओके, सो एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज अ मास ऑफ अ सिंगल एटम। एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसको आप परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, which is measured in atomic mass unit or unified mass, where 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of 1 C12 atom. ओके, क्या कहा जा रहा है, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 का आपने एक एटम लिया, उसका जो 1/12 है मास का वो AMU के बराबर होता है। ओके, परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को एक परमाणु के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU या एकीकृत द्रव्यमान U में मापा जाता है, जहां 1 AMU इज इक्वल टू एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, आणविक द्रव्यमान जिसे आपका कहा जाता है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चे आपका? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या कहा गया? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के जो एटॉमिक मास है उनका अगर आप सम निकाल लेंगे तो वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, यानी एक अणु में आपके जो भी तत्व वहां पर उपस्थित हैं, उन तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का जो योग होगा वो आपको आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान को पढ़ते हैं। किसी का भी आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, जैसे यहाँ पर मीथेन का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने को कहा गया है CH4। मीथेन आपका क्या है? CH4। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन का एक परमाणु है C और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो यहां पर आप क्या करते हैं, जो अलग अलग परमाणु हैं उनको ऐड करेंगे, सम बोला ना आपने टोटल, और अगर एक ही एलिमेंट के ज्यादा परमाणु हैं तो जितने परमाणु हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं? एक के एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर CH4 बोला गया तो क्या किया गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक लिया गया, अप्रोक्सीमेटली 12 लेते हैं आप, देन हाइड्रोजन का लिया गया 1.00867 ऐसे आता है तो 1 लेते हैं आप अप्रोक्स, देन 4 CH4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तो उन्होंने यहाँ पर 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो क्या हुआ, ये आपका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है, ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है, और दोनों के परमाणु द्रव्यमान को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ओके, तो इस तरह से मीथेन का आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मिल गया है, यानी आणविक द्रव्यमान मिल गया। क्लियर है? क्योंकि मीथेन आपका एक क्या है, अणु है, यौगिक है ना आपका, और उस यौगिक का एक अणु है मीथेन। तो एक अणु का जो द्रव्यमान होगा वो उसका आणविक द्रव्यमान है, और आणविक द्रव्यमान होता क्या है, उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित है तत्वों के, उन सभी के एटॉमिक मासेस का यानी परमाणु द्रव्यमान का अगर आप योग निकालते हैं तो वो आपका उस पूरे अणु का द्रव्यमान होगा, जिसे आप आणविक द्रव्यमान कह रहे हैं। ठीक है, उसी आणविक द्रव्यमान को अगर आप ग्राम में व्यक्त करते हैं, ठीक है, क्या कहा मैंने, मॉलिक्यूलर मास expressed in grams is known as gram molecular mass, और मोलर मास भी आप इसको कहते हैं। ओके,
It is obtained by multiplying the atomic masses of each element by the number of its atom and adding them together. ओके क्या कहा, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी सारे एटम्स के फिर आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे. जैसे आपने हाइड्रोजन को 4 से गुणा किया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को, क्यों, क्योंकि उसके 4 एटम वहां पर थे. ओके चलिए नोट करेंगे जल्दी से. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके और. KOH है आपके पास और KOH का क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है. ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH इज इक्वल टू, तो क्या क्या है इसमें, K है पोटेशियम, O है ऑक्सीजन, H है हाइड्रोजन, और तीनों के एक ही एटम है ना. तो आप क्या कर लेंगे, तीनों के परमाणु के द्रव्यमान को ऐड कर लेंगे. ठीक है ना. पोटेशियम का आपका 39.1 आता है अप्रोक्स 39, प्लस ऑक्सीजन का आपका होता है 16 और हाइड्रोजन का 1.00867, तो 1 आप ले लेते हैं. ठीक है चलिए ऐड कर लेंगे तीनों को, कितना आ जाएगा 56. यू में आप इसे लिख लेंगे. ठीक है क्लियर. नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी जिसे आप कहते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3. तो क्या क्या है, Na है सोडियम, हाइड्रोजन है H, C कार्बन, O ऑक्सीजन. तो Na, H और C का, इन तीनों के तो एक एक परमाणु है. ठीक है लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, 3 परमाणु हैं. तो सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन के एटम का 16, तो 3 यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम है, तो 3 into 16. ओके इनको ऐड कर लेंगे. ओके $84. ओके चलिए नोट करिए. चलिए तो यहाँ पर आपका कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 3 आपके अलग अलग परमाणु है. कैल्शियम की बात करते हैं तो 40 होता है इसका एटॉमिक मास, कार्बन आपको पहले ही पता है 12, ऑक्सीजन का भी आपको पता है 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन के परमाणु है तो 3 into 16 कर देंगे. ओके चलिए 40 प्लस 12 प्लस 48. ओके फोर्थ है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का. ठीक है सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का आपका होता है 16 और हाइड्रोजन का 1. ओके चलिए इथेनॉल इथाइल अल्कोहल का ले लेंगे.
मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH या C2H6O भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो क्या क्या है इसमें? कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के आपके 6 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 12 कार्बन का होता है, उसके 2 परमाणु है तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, 6 × 1 प्लस 16, 24 प्लस 6 प्लस 16, 46U। ओके, तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर लेंगे अगर किसी भी मॉलिक्यूल का पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई जगह ऐसे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं जहां पर आपको पहले मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की आपको गणना करनी होती है। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स, अमोल प्रभाज निकालेंगे आप, ठीक है ना, तो वहां सब जगह आपको इनकी आवश्यकता होगी। तो ये आपको आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपने पहले भी छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा है कि कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। ओके, तो वो आप पीरियोडिक टेबल से अच्छे से लर्न कर लेंगे अपने जो भी एटॉमिक मासेस हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो फिर आप इजीली मॉलिक्यूलर मास को यानी आणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोल। मोल क्या होता है, ठीक है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना आवश्यक है। 1 mole is the amount of substance that contains as many as entities as a number of atom in exactly 12 gram of carbon 12। ओके, कार्बन 12 जो परमाणु होता है उसका आप अगर 12 ग्राम लोगे, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वही आपका 1 मोल होता है किसी भी पदार्थ। समझ रहे हैं? और उसकी जो संख्या होती है वो आपकी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कितनी बड़ी संख्या है ये, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव में आपका पावर आ रही है 10 की, साइंटिफिक नोटेशन इससे पहले पढ़ा है, तो इससे समझ आता है कि ये डेसिमल यहां से अगर आप आगे 2 के आगे और 0 लगा देंगे तो 23 प्लेसेस आगे जाके आपका ये डेसिमल शिफ्ट होगा। समझ रहे हैं ना, इतनी बड़ी संख्या में। और कार्बन 12 का आप कह रहे हो कि 12 ग्राम लिया गया है। 12 ग्राम कितना होता है बताओ, कितना कम होता है 12 ग्राम। उस 12 ग्राम में इतनी बड़ी संख्या में आपके क्या है, परमाणु हैं, और वही क्या है, पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा, किसी भी पदार्थ का। ठीक है ना, तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल मतलब उसमें इतनी संख्या में क्या होंगे, एटम्स वहां पर उपस्थित होंगे। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल इतना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का दैट कंटेन्स एज मैनी एज एंटिटीज, जिसमें कि उतनी एंटिटीज हैं या उतनी संख्या में आपके एटम्स हैं इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, जितना कि कार्बन 12 आपको पता है आइसोटोप है उसका, कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगे। ओके, क्लियर? चलिए नोट कर लेंगे इसे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ नए टॉपिक्स पर बात की, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और मोल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।